प्यारे बच्चों, इस बार हम सीखेंगे स्प्रेडशीट का प्रयोग से डेटा का विस्तार करने के लिए ग्राफ की सहायता लेना। बच्चों, अगर डेटा थोड़ा छोटा है तो उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि आपकी हाइट कितनी है, तो आप कहोगे मेरी हाइट 5 फुट है, या कोई कहेगा सर मेरी हाइट 5 फुट 11 इंच है। तो किसी की हाइट कम या ज़्यादा हो सकती है, तो ये छोटा डेटा है, इसको आसानी से बता सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए आपकी एज कितनी है, तो आप बोलोगे सर मेरी एज 10 साल है, कोई बोलेगा मेरी एज 15 साल है। या कहा जाए भारत की जनसंख्या कितनी है, तो ये छोटा डेटा है, हम इसको आसानी से बता सकते हैं कि 1.23 करोड़ ये भारत की जनसंख्या है। लेकिन बच्चों, जब डेटा बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको प्रेजेंट करना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि आपकी कक्षा में मान लो 45 बच्चे हैं और 45 बच्चों ने वार्षिक परीक्षा के अंक इस प्रकार से प्राप्त किए हैं। 45 बच्चों के अंक आ गए, किसी ने के 51 मिले, किसी के 60 मिले, किसी का 68 मिले, लेकिन किसके कितने मिले अभी इसकी जानकारी इससे नहीं मिल रही है। तो इस प्रकार को डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोल नंबर की सहायता से हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं एक्सेल में और इसको ऑर्गेनाइज करके मैं आपको बताता हूँ। ये हमने एक्सेल ओपन कर लेते हैं, स्टार्ट बटन पे जाएंगे, यहाँ पे एक्सेल लिखेंगे, एक्सेल पे क्लिक करेंगे और हमारा ये ओपन हो जाएगा। बच्चों, इसमें हमारे पास रो और कॉलम में हमारे पास आ गए हैं। रो और कॉलम में हम यहाँ पे एक रोल नंबर लिख दिया बच्चों 1 2। अब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम आगे ड्रैग कर देंगे तो अपने आप रोल नंबर आ जाएगा। हमने 10 तक के 10 बच्चों के रोल नंबर ले लिए मान लो। ये क्या करना कैसे आए, देखो आपने जादू देखा। ये सब बच्चों एक्सेल में होता है। मान लो आपको काउंटिंग लिखनी है 1 और 2। अब आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों को सेलेक्ट करना है और उसे कॉर्नर को पकड़ के ड्रैग करना है। तो जितनी आप काउंटिंग आप लिखनी है उतना ड्रैग कर सकते हैं। तो हमें 10 तक चाहिए, तो यहाँ पे देखो 10 तक आ गया। अब इनके मार्क्स चढ़ाने हमें, किसी के 55 आए, 60 आया, 58 आया, ये हम इसमें डाल देते हैं। इस तरह से हमने, अब हम इजीली कह सकते हैं कि रोल नंबर 1 के 55 मार्क्स आए, रोल नंबर 7 के 87 मार्क्स आए। इस तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हम एक्सेल में इजीली कर सकते हैं कि किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए और किसके सबसे कम मार्क्स आए। तो ये हम इसमें बड़ी आसानी से एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हम इसको सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं, इस पर इस डेटा पे सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे। देखो कैसे करते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया है और इस पर सॉर्टिंग अप्लाई कर देंगे यहाँ से A to Z, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ पे सॉर्टिंग अप्लाई हो गई है। सबसे कम मार्क्स वाला रो ऊपर आ गया और सबसे अधिक मार्क्स वाला नीचे चला गया। तो हम कह सकते हैं कि सबसे कम मार्क्स 9 रोल नंबर के आए और सबसे अधिक मार्क्स लाने वाला स्टूडेंट है रोल नंबर 7 वाला। और भी इसमें बहुत कुछ जानेंगे बच्चों, ये अभी केवल इंट्रोडक्शन है, आपको आगे करके बताएंगे। आइए चलते हैं वापस से बुक पे। तो डेटा को हम इस तरह से समझ सकते हैं, इस तरह से टेबल में सजा करके इजीली हम जान सकते हैं कि रोल नंबर 10 के 82 मार्क्स है, रोल नंबर 25 के कितने मार्क्स हैं। अब इस डेटा में हम बिल्कुल नहीं जान पा रहे थे किसके कितने मार्क्स हैं इस तरीके से, लेकिन यहाँ डेटा हमने प्रेजेंट कर दिया टेबुलर फॉर्म में, तो इजीली जान सकते हैं रोल नंबर के साथ में। अब बच्चों, हमें कई बार फॉर्मूले भी अप्लाई कर सकते हैं, इस पे फंक्शन लगा सकते हैं, ये हम इसमें जानेंगे। इससे पहले आइए देखते हैं चार्ट क्या होता है। चार्ट और ग्राफ की सहायता से हम आसानी से हमारे डेटा को, जटिल डेटा को एक डेटा पैटर्न के रूप में दिखाकर उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। बच्चों, एक एक्टिविटी से समझते हैं। राधेश्याम एक बुक विक्रेता है जो वीकली उसकी दुकान से बुक सेल होती है। उनकी संख्या इस प्रकार है। मंडे को 60 बुक सेल करता है, ट्यूसडे को 50, वेडनेसडे को
80, थर्सडे को 40, इसी प्रकार सैटरडे को 70 बुक्स सेल करता है। अब ऊपर की दी गई जानकारी से हमें उसकी बुक्स की बिक्री का पता चलता है। अब इसी जानकारी को हम पिक्चर ग्राफ में दर्शाते हैं। पिक्चर ग्राफ में कैसे दर्शाते हैं आइए देखते हैं। देखो ये हमारा डेज आ गए, अब इसमें पिक्चर ग्राफ बना दिया। बुक उसके सामने जितनी बिक्री होती है उतनी बुक्स दिखा दी, लेकिन एक बुक 10 पुस्तकों का प्रतिनिधित्व करती है, तो एक बुक का मतलब है 10 बुकें। तो यहाँ पे हमारे सामने मंडे को सेल हो रही है 60 बुक्स, तो हम 60 बुक्स को दर्शाने के लिए हमें 6 बुक दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि एक बुक 10 पुस्तकों को दिखाती है, तो 6 बुक कितने को दर्शाएंगी 60 को। इसी प्रकार ट्यूसडे को 50 बुक्स को शो करना है हमें, तो यहाँ पे 5 बुक्स दर्शानी होगी। इस तरह से ये पिक्चर ग्राफ हो गया। तो बच्चों पिक्चर ग्राफ हमारे न्यूमेरिकल ग्राफ की सहायता की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा आकर्षक होता है, इससे ज़्यादा इजीली समझ में आता है। आगे चलते हैं बच्चों, फायदे देखते हैं कि पिक्टोरियल और ग्राफिकल विधि डेटा को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करती है। ये किसी भी भाषा की जानकारी से परे है, मतलब इसमें कोई भाषा का कोई भी भाषा में हम इसको सीख सकते हैं। अब मान लो ये इंग्लिश में लिखा, ये इसको पिक्चर ग्राफ में इंग्लिश हिंदी का कोई फ़र्क नहीं है, आप इजीली जान पा रहे हो। अगर आपको मंडे ट्यूसडे के बारे में पता है तो आपको इससे समझ में आ रहा है कि 6 बुक है मतलब 60 है, यहाँ पे 8 बुक्स है मतलब 80 इसकी संख्या है, इस दिन सेल 80 हुई होगी। इसी प्रकार आगे चलते हैं बच्चों, ग्राफ के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। ग्राफ क्या होता है बच्चों? ग्राफ चार्ट एक डायग्राम है जो दो वेरिएबल को समकोण बनाते अक्ष पर उनके बीच में संबंध स्थापित करता है। बच्चों यहाँ पे हमने देखा है दो वेरिएबल को समकोण अक्ष पर बनाते एक्सेस या अक्ष पर उनके बीच संबंध स्थापित करता है। तो देखो दो को, ये दो लाइन है, एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये समकोण बन गया ना, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण समकोण बन गया। तो इसी पर हम डेटा का निरूपण करते हैं, डेटा को दर्शाते हैं कई प्रकार से। ये एक्स एक्सेस हो गया और ये वाई एक्सेस हो गया। इन पर हम डेटा को कई बार लाइन के द्वारा दर्शाते हैं, कई बार बार के द्वारा दर्शाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ग्राफ हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। ग्राफ चार्ट का उपयोग डेटा दर्शाने के लिए सबसे पहले, ग्राफ या चार्ट का उपयोग डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले कब हुआ था? 1785 में स्कॉटलैंड इंजीनियर और राजनीतिक अर्थशास्त्री के द्वारा किया गया था, जिसका नाम था विलियम प्लेफेयर। ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, तो याद रखना है 1785 में स्कॉटलैंड के इंजीनियर और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे विलियम प्लेफेयर, जिन्होंने ग्राफ का यूज़ किया था लाइन चार्ट और बाई चार्ट और पाई चार्ट के रूप में। इस ग्राफ का सबसे पहले यूज़ किया था। तो ये इनकी फ़ोटो है, विलियम प्लेफेयर, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, विलियम प्लेफेयर का नाम है इनका। बच्चों आगे चलते हैं और डेटा के बारे में समझते हैं। हमारे जो चार्ट बनाना है, हमें चार्ट के लिए सबसे ज़रूरी हमें है डेटा। हमारा डेटा जिस प्रकार का है हम उसी प्रकार का चार्ट बना सकते हैं। लाइन चार्ट या पाई चार्ट बनाना है, हमें बबल चार्ट बनाना है, कौन सा चार्ट हमें बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा के ऊपर हम निर्भर करते हैं। डेटा कैसा है उसी के ऊपर निर्भर करता है कि आपका चार्ट कैसा बनेगा। तो आइए समझते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल डेटा के बारे में जानते हैं। न्यूमेरिकल डेटा दो तरह का होता है। न्यूमेरिकल यानी अंकीय डेटा, ये दो तरह का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा, आइए जानते हैं ये क्या होते हैं। बच्चों डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा में क्या अंतर है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कंटिन्यूस डेटा और डिस्क्रीट डेटा में अंतर क्या है। तो इस डिस्क्रीट डेटा में हम किसी भी पूर्णांक डेटा को गिना जा सकता है, जैसे कि एक बालक, 5 पुस्तकें, 7 गेंद, 23 कंचे, इस प्रकार से आसानी से गिन सकते हैं। लेकिन
कंटिन्यूस डेटा में हम गिनेंगे नहीं, उनको काउंट मापा जाता है, नापते हैं। जैसे आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट अगर हम मापेंगे तो ऐसे निकल के आएगी 5 फुट 4 इंच, 5 फुट या 5 फुट 10 इंच, इस तरह से निकल के आएगी। आपका वज़न कितना है, वज़न जो 2.5 किलो, 2.8 किलो, 10.12 किलो, ऐसे 10.9 किलो, इस तरह से। तो अब आज का तापमान कितना है, तो तापमान भी इस तरह से दर्शा सकते हैं। तो ये इस प्रकार का डेटा कंटिन्यूस होता है, और इस प्रकार का डेटा क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। बच्चों, फ्रैक्शन या डेसिमल में नहीं लिखा जा सकता। यदि आपसे पूछा जाए कि क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप बोलोगे 5 या 7। आपने ऐसे नहीं बोलोगे 5.5 बच्चे, 7.5 बच्चे, ऐसे नहीं बोलोगे। तो ये बच्चे इस तरह का डेटा कैसा होता है, फ्रैक्शन में नहीं लिखा होता है। और इस तरह का डेटा यानी कंटिन्यूस डेटा कैसा होता है, फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। जैसे कि मैं आपसे पूछूं आपकी एज कितनी है, या आपका वेट कितना, आप बोलोगे सर मेरा वेट 18 किलो और 500 ग्राम है, तो उसको 18.5 हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे 18.5। तो ये डेटा कैसा हो गया, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इसको। या किसी का केवल 18 किलो भी हो सकता है ना। तो ये दोनों तरह का हो सकता है। ये भी कंटिन्यूस में भी आ सकता है, और ये भी कंटिन्यूस में हो सकता है। बच्चों, उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं बच्चों की संख्या, लाइब्रेरी में पुस्तकों की संख्या, ये उसके उदाहरण हो गए। और इसके उदाहरण हो गए आज का तापमान कितना है, आपकी वजन कितना है, आपकी लंबाई कितनी है, ये सब इसके उदाहरण हो गए। डिस्क्रीट डेटा के लिए हम बार चार्ट, पाई चार्ट, स्कैटर चार्ट आदि का उपयोग करते हैं, और कंटिन्यूस डेटा के लिए हम लाइन चार्ट या एरिया चार्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये सब चार अंतर इसके बारे में दर्शाए गए हैं, ये आपको याद रखना है, अपनी नोटबुक में नोट करना है। बच्चों, ईसीजी के लिए एक ग्राफ मशीन होती है जिसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। आपके हृदय की धड़कन के बारे में ये जानकारी देता है। ये इस तरह का ग्राफ बनाती है ये मशीन। और इसी तरह एक मशीन और होती है जिसको हम कहते हैं सिस्मोग्राफ। बच्चों, भूकंप का पता लगाने के लिए ये मशीन का प्रयोग किया जाता है। धरती में हुए जरा से भी हलचल का इससे पता चल जाता है। तो ये होता है सिस्मोग्राफ। तो ये इस तरह के ग्राफ बनाते हैं, पैटर्न बनाती हैं। तो ये कंटिन्यूस में ही आता है। बच्चों, आगे चलते हैं, चार्ट के बारे में जानते हैं, चार्ट के प्रकार। बच्चों, बेसिकली हम स्प्रेडशीट में बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट और स्कैटर चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फिर से पाई चार्ट दो प्रकार का होता है, हॉरिजॉन्टल बार और वर्टिकल बार। तो हॉरिजॉन्टल बार को हम इसको बार चार्ट के नाम से जानते हैं, और वर्टिकल बार को हम कॉलम चार्ट के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, ये आज की क्लास थी। इसमें आपकी बुक में इनका डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये आपको होमवर्क में मिलेगा। बाई चार्ट, पाई चार्ट या कॉलम चार्ट के बारे में आप लिखिए। ये आपको होमवर्क में मिलेगा, आप इसको करना है और आपको समझना है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं अगले वीडियो में या अगली क्लास में आपको इसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।